आज जिस क्राइम स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना, शायद इंडियन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और डरावने क्राइम्स में से है वो। ये क्राइम ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे रोक दे, ना मीडिया में इतनी पावर थी कि लोगों तक ये चीज़ पहुंचा सके, और ना लोगों में इतनी ताकत थी कि वो इसके बारे में खुलकर कुछ बोल सके। 250 से भी ज़्यादा ऐसी लड़कियां जो विक्टिम बनी सेक्सुअल असॉल्ट का। ये जो लड़कियां थी ये 11 से 20 साल की एज में वेरी करती थी। ये स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां थी। इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, और भी न जाने क्या क्या हुआ इनके साथ उन कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा जिन पे शायद हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बट आपको पता है क्या सबसे ज्यादा बुरी बात क्या थी इसमें? कि जो भी लड़कियां इन क्राइम्स की विक्टिम थी ना, कभी उन्हें अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिला। जो लोग इन सारे क्राइम्स के लिए, उन सारी जो विक्टिम लड़कियां थी, उनके साथ जो अत्याचार हुए, उनके लिए जो जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। आज हम इसी केस के बारे में, इसी क्राइम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल के बारे में। नाइनटीन 92 के टाइम के आसपास क्या होता था ना कि ज़्यादातर स्कूल्स या कॉलेजेस बहुत ही बड़े इलाकों में ही होते थे, और इनकी संख्या भी आज के मुकाबले काफ़ी कम हुआ करती थी। तो दूर दराज के जो भी बच्चे होते थे वो इन्हीं स्कूलों में या कॉलेजेस में दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। अजमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है, उसकी कहानी भी कुछ इसी तरीके की थी। बहुत सारी लड़कियां सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सावित्री स्कूल में दूर दूर से पढ़ने आया करती थी। ये स्कूल उस टाइम पे पूरी तरीके से गर्ल्स स्कूल हुआ करते थे, मतलब यहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी, यहाँ लड़के नहीं होते थे। ये जो पूरे क्राइम का सिलसिला था, और ये जो भी इतना बड़ा क्राइम था, ये शुरू होता है जब एक 9th क्लास की लड़की एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती जो था ना, वहाँ का एक लोकल लड़का ही था, बट इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब फारूक और वो जो लड़की थी 9th क्लास की, उन दोनों में ना प्यार हो जाता है। अब क्योंकि ये एक पूरा गर्ल्स स्कूल था तो यहाँ बॉयज़ तो अलाउड थे नहीं, तो लड़कियाँ अक्सर स्कूल के बाद ही अपने दोस्तों से मिला करती थी। धीरे धीरे इस लड़की में और फारूक चिश्ती में प्यार हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि फारूक जो होता है, फारूक चिश्ती, वो उस लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाता है। 9th क्लास की ये लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि फारूक चिश्ती जो उसके सामने शायद बहुत अच्छा इंसान बनता था, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये लड़की फारूक के साथ उस फार्म हाउस में चली जाती है, बट वहां जाने के कुछ देर बाद ही इस लड़की को पता चल जाता है कि ये जो फारूक चिश्ती था, इसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं थे। फारूक वहाँ उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, और इसके बाद फारूक उस लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें खींचता है। इन तस्वीरों को खींचने के बाद फारूक उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब सीन ये हो गया था कि फारूक उन फोटोज़ के आधार पर जो भी उस लड़की को कहता था, उसे वही करना पड़ता था। फारूक उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और ज़बरदस्ती उससे कहता है कि वो उसकी दोस्ती अपने स्कूल के और बच्चों से भी करवाए और लड़कियों से भी करवाए। उन फोटोज़ के आधार पर फारूक उस लड़की को ब्लैकमेल करके इवन उस लड़की की जो और दोस्त होती हैं उस स्कूल में, उनको भी उस फार्म हाउस पे बुलवा लेता है। अब सीन ये हो गया था कि इस ब्लैकमेलिंग का और एक्सप्लॉइटेशन का एक पूरा चेन बन चुका था। मतलब फारूक एक नई लड़की बुलाता था, उसके साथ गलत हरकत करता था, उसकी अश्लील तस्वीरें खींचता था, और फिर उस लड़की को भी ठीक इसी तरह से वो ब्लैकमेल करता था।
अब ये जो पूरा सिलसिला था क्राइम का, इसमें फारूक अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें। फारूक का एक दोस्त नफीस चिश्ती और कुछ और लड़के इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व थे एक साथ। अब ये जो पूरा इनका गैंग था जो कि अपने विक्टिम्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता था, ये लोग क्या करते थे, इन लड़कियों को अपने मन मुताबिक कभी भी कहीं भी बुलाते थे और इनके साथ जो मन में आए वो गलत काम करते थे। और बाद में जब ये लड़कियां उन्हें कहती थी कि वो इस क्राइम की रिपोर्ट करेंगी या वो अपने घर में बताएंगी इस बारे में, तो उन्हें उन्हीं की फोटोज दिखा के, उनकी अश्लील तस्वीरें जो उन्होंने ज़बरदस्ती खींची थी वो दिखा के ये लड़के उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके अपने घर में ये बात बताई भी, बट हुआ क्या, जो उनकी फैमिलीज थी वो सोशल प्रेशर की वजह से कि समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, इस वजह से वो लोग भी चुप रहे और किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी नहीं समझा। अब इन लड़कों का जो ये फार्म हाउस था ना, ये इस क्राइम करने का एक हब बन चुका था। 1990 से लेकर 1992 तक इन लड़कों ने उस फार्म हाउस पे 250 लड़कियों से भी ज़्यादा के साथ ये गलत काम किया था। ये जो 250 प्लस विक्टिम्स मैं बता रहा हूँ, इसमें 11 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियां आती थी। और इन लड़कियों को ये जो लड़के थे, ये इनकी फ़ोटोज़ के आधार पर इन लड़कियों की सिस्टर इन लॉज या इनके दोस्त या इनकी बहनों को ज़बरदस्ती बुलाते थे और उनके साथ भी यही घिनौना काम किया जाता था। हैरानी की बात इसमें यह है कि कई सारी तो ऐसी फैमिलीज थी जिन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है बाहर। मैं बात कर रहा हूँ 1990 की। उस टाइम पे इंडिया में अगर कोई ऐसा क्राइम सामने आता भी था तो उसके लिए पूरी तरीके से लड़कियों को ही दोषी माना जाता था। लड़कियों की ही इसमें काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती थी, उनकी शादियां रुक जाती थी इस वजह से। इसलिए काफ़ी सारी फैमिलीज इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। और साथ ही बात ये भी थी कि जो ये लड़का था फारूक चिश्ती, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली से आता था। ये जो पूरे लड़कों का ग्रुप था जो ये इस क्राइम को कर रहे थे, उनका लीडर था फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती आता था खादिम फैमिली से। ये फैमिली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये सारे लड़के लोकल यूथ कांग्रेस के मेंबर्स भी थे। और ये जो खादिम फैमिली थी, ये रिस्पॉन्सिबल थी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस दरगाह जिसका नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा, अजमेर शरीफ दरगाह। इस दरगाह की हिफाजत के लिए ये खादिम फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये जो भी लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, ये सारे लड़के बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से आते थे, तो इनके खिलाफ कोई भी कदम, वो भी 1990 के टाइम पे, ऐसा कोई भी अपोज करना इन लड़कों को बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि ये जो पूरा लड़कों का ग्रुप था, ये सारे के सारे मुस्लिम थे और ये जो भी लड़कियां जिनके साथ ये गलत काम होता था, ये सारी हिंदू थी। तो यहाँ पर बाद में हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा एंगल भी बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम को लेकर बन गया और इसकी वजह से बाद में काफ़ी दंगे भी देखने को मिले हमें। बट मैं आपको याद दिला दूं कि जो एक रेपिस्ट होता है वो एक रेपिस्ट होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। फिर 1990 की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन या ऐसा डिजिटल कोई डिवाइस तो होता नहीं था। उस टाइम पे ये जो पूरा गैंग था, ये जब उन लड़कियों की वो तस्वीरें खींचता था तो उनको ये लोग प्रिंट करवाते थे और यही वो एक जरिया था जहाँ से ये फोटोज लीक होना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये जो पूरा सिलसिला था ये बढ़ता ही चला जा रहा था। पहले जहाँ ये गैंग के लोग ये घिनौना काम करते थे, अब जब ये फोटोज धीरे धीरे पूरे शहर में सभी लोगों के पास पहुंचने लग गई थी, तो अब जिस भी गंदे इंसान के पास ये फोटोज आती थी
वो भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने लग गया था और उन लड़कियों के साथ गलत हरकत करने लग गया था। अजमेर में इन लड़कियों का रहना बद से बदतर होता जा रहा था। और हैरानी की बात इसमें यह है कि जब पुलिस के पास ये फोटोज पहुंची भी, तो भी पुलिस ने इस चीज पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। मतलब हैरानी होती है मुझे ये सोच के कि क्या हालत रही होगी उस टाइम पे उन बेचारी लड़कियों की। धीरे धीरे ये जो पूरा सिलसिला था और भी ज्यादा बेकार हो जाता है। अब सीन ये हो गया था कि जिन लोगों के पास ये तस्वीरें पहुंचती थी, वो लोग क्या करते थे कि इन लड़कियों को और इनकी फैमिलीज को एक्सप्लॉइट करते थे। इन लड़कियों को अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था और इनके साथ ये लोग ज़बरदस्ती करते थे और इनकी फैमिली से पैसों की डिमांड करने लग गए थे कि अगर वो उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं देंगे तो वो लोग उनकी बेटियों की फ़ोटोज़ लीक कर देंगे या उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे। सैकड़ों ऐसी फैमिलीज थी, ऐसी लड़कियां थी जो इस पूरे विक्टिमाइजेशन और डर के साइकिल में बंध गई थी। फिर खबर आती है कि कई सारी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। आप और मैं, हम ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरीके का जीवन हो गया होगा उन विक्टिम्स का, उन लड़कियों का और उनकी फैमिलीज का। जिन लड़कियों की फोटोज लीक होती थी, उन लड़कियों ने अब अपनी जान लेना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक आत्महत्या के केसेस आने लग गए थे अब अजमेर से। हैरानी की बात इसमें यह है कि लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, इसके बाद भी पुलिस को बिल्कुल भी होश ही नहीं आया। पुलिस अभी भी इस मामले में कोई सीरियस जांच नहीं कर रही थी या कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इवन जब कई सारी औरतें पुलिस के पास गई भी, तो पुलिस ने उन्हें चुप रहने को बोला और उनकी आवाज़ को पूरी तरीके से दबा दिया। इस पूरे सिलसिले में पुलिस वो हर कोशिश कर रही थी जिससे इस पूरे जो क्राइम था इसको सप्रेस कर दिया जा सके। पुलिस, जिससे उन लड़कियों को शायद एक लौती उम्मीद थी और पुलिस ही थी जो उनकी मदद कर सकती थी, वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही थी। और आखिरकार 1992 में जाकर ये जो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल हो रहा था अजमेर में, वो एक्सपोज होता है। ये सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होता है एक न्यूज़पेपर के थ्रू। जी हाँ, आपने सही सुना, पुलिस ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया था। एक न्यूज़पेपर के थ्रू ये पूरा स्कैंडल लोगों के सामने आता है। जिस न्यूज़पेपर में ये बात छपी थी उसका नाम था दैनिक नवज्योति। ये जो लोकल न्यूज़पेपर था, इसमें इस पूरे क्राइम के सिलसिले पे, ये जो पूरा इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था अजमेर में, इसके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ था कि किस तरीके से लड़कियों को विक्टिम बनाया गया, किस तरीके से उनकी फ़ोटोज़ को लीक किया गया, किस तरीके से उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया, अलग अलग लोगों ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया। ये सब लिखा था उस लोकल आर्टिकल में। और इस आर्टिकल को लिखा गया था 21 अप्रैल 1992 को। जिस इंसान ने इस आर्टिकल को लिखा था उसका नाम था संतोष गुप्ता। इस आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इस पूरे सेक्स स्कैंडल में 250 से भी ज़्यादा लड़कियों को विक्टिम बनाया गया था। जब पूरे शहर को, पूरे देश को इस खबर के बारे में पता चला तो सब दंग रह गए थे। पूरा राजस्थान, पूरा अजमेर बिल्कुल डर के माहौल में था कि कहीं अगली लड़की उन्हीं के घर की बेटी ना हो। वो लोग जो इस अजमेर केस के बारे में, इतने बड़े स्कैंडल के बारे में खुलकर लिख रहे थे या आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें काफ़ी सारे डेथ थ्रेट्स भी दिए गए। और एक इंसान जिनका नाम मदन सिंह था, जो कि चीफ एडिटर थे लहरों की बरखा नाम के एक न्यूज़पेपर के, उनकी जान भी ले ली गई। बताया जाता है कि 4 सितंबर को 2 लोगों ने मदन सिंह पर हमला किया। 2 लोग वैन से आते हैं और दोनों ही मदन सिंह पर गोली मारते हैं।
इसके बाद मदन सिंह को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है और इवन जब मदन सिंह हॉस्पिटल में होते हैं तो वो पुलिस को बताते भी हैं कि ये जो दोनों लोगों ने उन पे वार किया था वो कौन थे। मदन सिंह ने इन दोनों लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया था, बट पुलिस फिर भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है। और होता ये है कि सिर्फ 5 दिनों बाद कुछ 5 से 6 लोग मिलकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मदन सिंह का मर्डर कर देते हैं। मदन सिंह ने इन जो 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था उनमें से एक तो एमएलए था, कांग्रेस का एमएलए, और दूसरा एक माफिया लीडर था। इस पूरी स्टोरी में ना जब ये मदन सिंह का मर्डर हुआ था उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। पुलिस की रिपोर्ट्स में मदन सिंह को एक विक्टिम की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसमें ये बात बताई जाती है कि मदन सिंह पे 11 केसेस चल रहे थे और 4 ऐसे केसेस थे जिनमें मदन सिंह को दोषी भी ठहराया गया था। पुलिस बताती है कि मदन सिंह ने जो अपना न्यूज़पेपर शुरू किया था, लहरों की बरखा, पहले वो एक वीकली कॉलम था और इसमें मदन सिंह लोगों को उनके बारे में चीज़ें एडवर्टाइज करके लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे और उनसे पैसे वसूल करते थे। और जब ये अजमेर का केस सामने में आया तो मदन सिंह ने इस न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पब्लिश करना शुरू कर दिया और इस न्यूज़पेपर में अपने कॉलम के थ्रू मदन सिंह, जिनका 2 लोगों ने मर्डर किया था, वो अपने कॉलम के थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करते थे। ये सारी चीज़ें पुलिस की रिपोर्ट में लिखी है। अब ये वही पुलिस है जो अब तक इस मामले में कुछ नहीं कर रही थी, तो शायद पता नहीं हम इस रिपोर्ट पे कितना भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि सरप्राइज की बात तो ये होती है कि जब पूरे राजस्थान को इस अजमेर केस के बारे में पता चलता है, पुलिस का कहना होता है कि ये जो पूरा सिलसिला था पुलिस को इसके बारे में 1 साल पहले से ही पता था, बट फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये जो पूरा केस था लोगों में आग की तरह फैल गया था, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी भर गया था। और क्योंकि जो ये मेजॉरिटी ऑफ जो गैंग था लोगों का जिन्होंने ये सारे गलत काम किए थे उसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के थे और जो विक्टिम्स थी उसमें ज़्यादातर हिंदू लड़कियां थी, तो ये पूरा सिलसिला एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम रायॉट की तरफ फैला। अब हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ने लग गए थे, चीज़ें इतनी बद से बदतर होती जा रही थी कि उनको रोकने के लिए, उन चीज़ों को संभालने के लिए आखिरकार राजस्थान के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर बहरौन सिंह शेखावत को सामने आना पड़ा। बहरौन सिंह शेखावत ने स्ट्रिक्ट एक्शन दिया कि जो भी लोग इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से भी सख्त कार्रवाई हो। बट सीन ये था कि ये जो पूरा सेक्स स्कैंडल चल रहा था इसमें जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ केस बनाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 1990 के टाइम पे कोई भी औरत इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी इस मामले में कि वो सामने आकर बोल सके खुलकर कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। स्टार्टिंग में 17 लड़कियों ने पुलिस को स्टेटमेंट दी। बाद में जब इस स्टेटमेंट को फाइल करना था तो काफ़ी सारी लड़कियों ने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली और 250 में से सिर्फ 12 लड़कियों ने ही अपनी स्टेटमेंट पुलिस को लिखवाई। और इसके बाद भी जब कोर्ट में हियरिंग होनी थी तो उस हियरिंग के दौरान भी इस 12 में से सिर्फ 2 लड़कियां ही अपेयर हुई थी। आप सोच सकते हो कि क्या माहौल रहा होगा उस टाइम पे। 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गलत काम हुआ था और सिर्फ 2 ही लड़कियां इस मामले में सामने निकल कर आ पाई थी। पुष्पा ददवानी नाम की एक लड़की जो कि हिम्मत करके सामने आई थी उन सारे कल्प्रिट्स को, उन सारे जो रेपिस्ट थे उन्हें पकड़वाने के लिए। वो बताती हैं कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उनका एक ड्रीम था कि वो पॉलिटिक्स में आगे जाकर कुछ करें, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। और इस पॉलिटिक्स के वजह से ही वो फारूक चिश्ती के कांटेक्ट में आई थी।
इस लड़की को एक गैस कनेक्शन भी चाहिए था। 1990 में 1990 में एक गैस का कनेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम तो कई ऐसे गांव थे जहां बिजली भी नहीं थी, इवन आज भी है। तो इस गैस के कनेक्शन के लिए उसे एमपीज और एमएलए से रिक्वेस्ट करनी पड़ती, जिसमें फारूक चिश्ती उसकी काफ़ी मदद कर सकता था क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स थे पॉलिटिक्स में। एक दिन क्या होता है, जब पुष्पा अपने कॉलेज से घर को जा रही होती है तो फारूक अपने दो दोस्तों के साथ एक गाड़ी से आता है और पुष्पा से कहता है कि वो गाड़ी में बैठ जाए, वो उसे घर छोड़ देगा। पुष्पा क्योंकि फारूक को पहले से जानती थी और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए, वो उसकी कार में बैठ जाती है। कुछ देर तक बातों बातों में पुष्पा को उलझाने के बाद फारूक उसे अपने घर ले जाता है ज़बरदस्ती। पुष्पा को जब तक ये एहसास होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, शायद बहुत देर हो जाती है। फारूक अपने दो दोस्तों के साथ मिलके पुष्पा के साथ ज़बरदस्ती करता है। उसके साथ ये तीनों लोग मिलके गलत काम करते हैं और ज़बरदस्ती पुष्पा की गंदी तस्वीरें खींची जाती हैं और बाद में इन तस्वीरों को प्रिंट करके ही पुष्पा को भी ब्लैकमेल किया जाता है। बाद में संतोष गुप्ता, जिन्होंने सबसे पहले इस क्राइम को एक्सपोज किया था पूरे राजस्थान के सामने, वो इस क्राइम से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी भी कोर्ट को देते हैं, जिससे इन विक्टिम्स को काफ़ी हेल्प होती है अपना पक्ष रखने में। जब ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी पूरे राजस्थान के सामने आई तो पूरा राजस्थान इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इवन आज हम भी बैठ के यहाँ इमेजिन नहीं कर सकते उन विक्टिम्स के पेन को। जब ये पूरा केस पूरे लोगों के सामने आता है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग हंगामा भी करते हैं इस बारे में। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट होता है लोगों का, पहले तो बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होता है, बट लोगों में गुस्सा तब आता है, लोगों का खून खौल उठता है जब पुलिस के ही जनरल इंस्पेक्टर, जिनका नाम था ओमेंद्र भारद्वाज, ये स्टेटमेंट देते हैं लोगों के सामने कि ये केस जितना सीरियस रिपोर्ट किया गया है उतना सीरियस ये केस है नहीं, ये लड़कियां सब झूठ बोल रही हैं और इन लड़कों का भी कोई दोष नहीं है इसमें। ये स्टेटमेंट आती है एक इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। लोग बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, लोगों का गुस्सा फूट जाता है। ये जो जनरल इंस्पेक्टर था, ये इवन उन लड़कियों के कैरेक्टर पे भी सवाल उठाता है। 4 लड़कियों के तो ये कैरेक्टर को ही गंदा बता देता है। इस सब के बाद लोगों में अब उनके बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। लोगों का गुस्सा देखकर स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है और लोग इस पूरे गैंग के क्विक अरेस्ट की डिमांड करते हैं। इसके बाद कोर्ट में कुल 18 लोगों पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस बनता है। बट होता क्या है, इन 18 में से ज़्यादातर लोग बेल पे छूट जाते हैं और जो हमारा प्राइम विक्टिम था फारूक चिश्ती, जो मास्टरमाइंड था इस पूरे क्राइम का, जिसने शुरुआत की थी इसकी, उसे तो कुछ होता ही नहीं है। इवन उसे तो कोर्ट में भी नहीं बुलाया जाता है। हुआ ये था कि फारूक का जो लॉयर था उसने कोर्ट में ये बात साबित कर दी थी कि फारूक की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। 1998 में जाकर 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा होती है और उसमें से भी 2001 में जाकर राजस्थान हाई कोर्ट इसमें से 4 लोगों को बेल पे छोड़ देता है। और इवन वो जो 4 लोग थे जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उनको भी अगले साल छोड़ दिया जाता है। साल 2002 में ये 4 लोग भी छूट जाते हैं। बाद में अजमेर कोर्ट में फारूक चिश्ती को विक्टिम साबित भी कर दिया जाता है किसी तरीके से, बट साल 2013 में वो फिर छूट जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने 250 से भी ज़्यादा लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया था, वो सिर्फ 6 साल की जेल के बाद खुला घूमता है बाहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक, लिटरली आज की डेट तक भी ये केस कोर्ट में चल रहा है।
इस केस में जो विक्टिम्स थी उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इवन साल 2023 में जब इस केस की हेयरिंग थी तो उसमें जो एक विक्टिम आई होती हैं वो हाथ जोड़कर रोते हुए उस कोर्ट में कहती भी हैं कि प्लीज़ अब उन्हें जाने दिया जाए, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं, क्योंकि अब वो ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, लिटरली दादी बन चुकी हैं किसी की। 16 जुलाई 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पे अपलोड भी किया गया था जिसका नाम था द ब्लैक चैप्टर ऑफ अजमेर, जिसमें डिटेल में बताया गया था इस पूरे केस के बारे में, इस पूरे इतने बड़े अजमेर के सेक्स स्कैंडल के बारे में। बट होता क्या है, 16 जुलाई को ये वीडियो अपलोड होती है और अगले ही दिन 17 तारीख को इस वीडियो को यूट्यूब से हटवा दिया जाता है। कल ये बात तो 1992 की थी, जहाँ पर फोटोज़ के थ्रू इतना बड़ा क्राइम किया गया, फोटोज़ को लोगों में फैला दिया गया। बट आज के दिन भी इसी तरीके के क्राइम होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि तब ये प्रिंटेड फोटोज़ हुआ करती थी और आज ये डिजिटल बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे सुनना पसंद करेंगे। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।